नमस्कार दोस्तों, के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज मौर्य। आज से आपकी हिंदी की क्लास चलेगी, जो कि सामान्य हिंदी है। तो आइए हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है। तो देखिए, इसमें पहला चैप्टर होगा वर्णमाला, जो कि सभी एग्जाम के उद्देश्य से पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सामान्य हिंदी आप जानते हैं कि यूपी SSSC, UPSI, UPP और फिर UP B.Ed के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आने वाला है, उसके लिए भी पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, इसका सिलेबस है वर्णमाला, फिर उसके बाद है संधि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विराम चिन्ह, अव्यय, निपात, वाच्य, काल, समास, कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, वाक्य, उपवाक्य, रस, छंद और अलंकार। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ याद करने वाली, ये तो है कॉन्सेप्चुअल, जो कि हम आपको बताएंगे कैसे क्या पढ़ना है, कैसे इसका कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक, इसमें रूल रहेगा, नियम रहेगा, उसके आधार पर पढ़ना है। और कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, उसको भी हम क्लास के लास्ट में, जो कि कुछ तो है चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा और कुछ है जो कि क्लास के लास्ट में 5-5 मिनट पे पढ़ाया जाएगा। 5 मिनट में जैसे पर्यायवाची है तो उसको क्लास के लास्ट 5 मिनट में लगभग मान के चलिए एक दिन में 5 पर्यायवाची लिख देंगे, 5 शब्दों की पर्यायवाची लिख देंगे। तो आप पर डे का पर डे उतना याद करते रहेंगे तो आपके ऊपर लोड नहीं रहेगा। तो देखिए, याद करने वाली चीज़ें क्या हैं। देखिए, पर्यायवाची हो गया, समानार्थी हो गया, फिर उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, लोकोक्ति, मुहावरा, फिर लेखक और उनकी रचनाएं, ठीक, फिर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, फिर पुरस्कार, जो ये लेखक वगैरह जो पुरस्कार पाते हैं उनके पुरस्कार, फिर आगे शब्द रचना, ये भी आपको याद करने ही वाली चीज़ें हैं। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी रहेगा, ये अलग से चैप्टर ही आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अंततः इसको याद करने वाली ही चीज़ें हैं। तो शब्द रचना देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द रचना होता है तो वो होता है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। देखिए, तद्भव जो होता है, जो थोड़ा सा अशुद्ध वर्ड हम लोग बोलते हैं उसे तद्भव कहते हैं। तत्सम में जैसे जो संस्कृत से उच्चारित वर्ड होते हैं, एकदम शुद्ध रूप से बोले जाते हैं, वो तत्सम होते हैं। देशज मतलब जो अपने देश में उत्पत्ति हुई है, जो शब्द पहले से यहाँ पे बोले जाते थे। विदेशज जो विदेशी स्रोत हैं, विदेशों से शब्द लिए गए हैं। फिर अरबी, फारसी, उसमें और भी शब्द आते हैं। देखिए, डाट डाट करके दिखा गया। जैसे अंग्रेजी से उत्पन्न शब्द हो गया, अंग्रेजी के अलावा जापानी शब्द, फिर फारसी, उर्दू जो भी है, ठीक। तो और आगे बनावट के आधार पर शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक। तो ये सब एक चैप्टर है, तो ये इसको चैप्टर के माध्यम से भी बताया जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पर्यायवाची, समानार्थी और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरा, इसको क्लास के लास्ट 5 मिनट या 10 मिनट में जो भी होगा, लगभग 5-5 शब्द पर डे, 5 शब्द या फिर 10 शब्द लिखा दिया जाएगा, जिससे कि आपका तैयार होता चले थोड़ा थोड़ा करके। 1 से 2 महीने में पूरा जब तक सिलेबस कवर होगा तब तक हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम आज पहला चैप्टर देखते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक।
तो देखिए दोस्तों, कुछ होता है जैसे भाषा होता है, हम जो कुछ बोल रहे हैं, भाषा एक भाषा के माध्यम से बोलते हैं, भाषा, फिर उसके बाद वाक्य हो गया, शब्द हो गया, वर्ण हो गया, कैसे क्या होते हैं, तो उन सब के माध्यम से हम देखते हैं वर्णमाला कैसे क्या होता है। देखिए तो देखिए यहाँ पे वर्णों का समूह, जैसे वर्ण हो गया, काखा गाघा ऐसे कुछ करके है, वर्ण है, तो वर्णों का समूह जो होगा उसको मिलके एक शब्द बनेगा। ठीक, ऐसे आप देख सकते हैं, वर्ण फिर शब्द, वर्ण से शब्द बना, फिर शब्द से वाक्य, फिर वाक्य से भाषा। ठीक, यानी कि वर्ण है तो वर्ण से वर्णों का समूह, फिर शब्द से शब्दों का समूह, यानी वर्ण का समूह से शब्दों का समूह बनेगा, फिर शब्दों के समूह से वाक्यों का समूह बनेगा, यानी एक वाक्य बनेगा, शब्दों के समूह से एक वाक्य बनेगा, फिर वाक्यों के समूह से एक जो बनेगा उसे हम भाषा कहेंगे। ठीक दोस्तों, अभी जब ये वर्णमाला ख़त्म होने लगेगा तो इसमें लास्ट में हम इससे आधारित थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाले जो क्वेश्चन इससे बनते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, तो उन सबको बताएंगे। ठीक है, तो वर्णमाला देखिए ये वर्ण से बनता है, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला जो होता है वर्णों के क्रमागत समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो देखिए वर्ण जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक, टोटल 52 वर्ण होते हैं। टोटल 52 वर्ण ये मुख्यतः दो प्रकार में विभाजित होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक दोस्तों, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वरों की संख्या अगर देखा जाए तो स्वरों की संख्या जो होता है वो होता है 11। ठीक दोस्तों, तो स्वरों की संख्या जो होता है वो 11 होता है। व्यंजन की संख्या कुल व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 39। और देखिए 11 और 39 करेंगे कितना होगा, 9 1 10 और 3 1 4 1 5, यानी कि टोटल 11 प्लस 39 कितना होगा 50। और दो अयोगवाह होते हैं जिनको स्वर में नहीं गिना जाता है, अंग और आह।
इन्हें हम अयोगवाह बोलते हैं, अयोगवाह। ठीक दोस्तों, तो जब इसमें दो शब्द ये हो गया, एक दो, तो इसमें जब दो जुड़ जाएगा यानी टोटल कितना हो गया, 52 शब्द। ठीक है, 52 वर्ण हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो ले सकते हैं। कल से आप लोगों की पर डे क्लास रहेगी, 7 बजे से लाइव क्लास रहेगी, 7 बजे से। ठीक दोस्तों, तो सभी लोग लाइव आकर देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्वर रहेगा, स्वरों की संख्या। हो गया। अब देखिए स्वर, जो पहला टाइप था स्वर, उसके बारे में देख लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं। जो स्वतः उच्चारित होते हैं, ठीक, इनका परिभाषा भी पूछ सकता है कि स्वर किसे कहते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा, जो स्वतः उच्चारित होते हैं, जो स्वतः उच्चारित होते हैं या जिनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए, जो स्वतः उच्चारित होते हैं अर्थात जिनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ आ, देखिए इसको बड़ा आ नहीं कहेंगे, हिंदी के जो सामान्य भाषा है और शुद्ध भाषा है उसको दीर्घ आ बोलते हैं। आ, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, टोटल स्वरों की संख्या हो गई 11। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार और कई सारे एग्जामों में पूछा गया है, क्योंकि जो अयोगवाह होता है अंग और आह उनको सब लोग जोड़ के लिख देते हैं, तो 13 मानते हैं, तो 13 नहीं होता है, वो 11 होता है। ठीक दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए स्वरों के भेद। अच्छा, थोड़ा सा और एक चीज़ जान लीजिए, जैसे स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितनी थी, 11। ठीक, ये संख्या है, संख्या 11 है। जैसे आ, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ,
ठीक दोस्तों, देखिए 3 3 6 3 9 2 11, ये 11 है। लेकिन अगर पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है। मात्राओं की संख्या, अगर मात्राओं की संख्या पूछा जाए तो आपका ये होगा 10। कैसे होगा, ये घट जाएगा क्योंकि ये आ की मात्रा जो होती है, ये छोटा वाला आ जिसको बोलते हैं लघु आ, ठीक, ये इसको लघु बोलते हैं, इसको दीर्घ बोलते हैं, ठीक। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक। जब इसकी कोई मात्रा नहीं होती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसको हम दर्शाएंगे तो ऐसे कुछ करके दर्शाएंगे, आ ई बड़ी ई यानी दीर्घ ई, ऊ दीर्घ ऊ यानी बड़ा ऊ, फिर उसके बाद री ए ओ औ। ठीक दोस्तों, देखिए आ ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ। ठीक, तो देखिए यहाँ से मात्राओं की संख्या कितनी होगी, मात्राओं की संख्या 10 ठहरती है, क्योंकि आ जो लघु आ होता है, जिसको आप लोग छोटा आ बोलते हैं, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ से अब मात्राओं की संख्या 10 और स्वरों की संख्या कुल 11। देखिए स्वरों के भेद, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। स्वरों के भेद की बात किया जाए तो स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसको भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है लघु स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। तो देखिए ये एक हो गया लघु स्वर, या इसको बोलते हैं मूल स्वर। ठीक, लघु स्वर या मूल स्वर। अगला होता है दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। ठीक, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। देखिए लघु स्वर में कौन कौन से आते हैं, लघु स्वर या मूल स्वर। देखिए आ ई ऊ, आ ई ऊ और री, ये आपके हो गए लघु स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर जिन्हें कहते हैं। और दीर्घ स्वर में देखते हैं, दीर्घ में हो जाएगा, देखिए इसी का दीर्घ बनता है दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ। ठीक, देखिए 4 3 7, ये 4 हो गया, आ ई ऊ री, फिर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ हो गया 3, फिर हो गया संयुक्त स्वर बचा। संयुक्त स्वर में कौन कौन से बचेंगे, ए ओ औ। ठीक दोस्तों, देखिए 11 हो गया कि नहीं। देखिए 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ से लघु स्वर
एग्जाम में ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 4। ठीक। और फिर कहता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 3। फिर कहता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4। ठीक। और अगर ऐसे आप याद करना चाहते हैं तो लघु दीर्घ संयुक्त तो 434। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी इसको याद करना जरूरी है। ठीक, आ ई उ री और फिर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ औ। अब देखिए ये बनता कैसे है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। संयुक्त कैसे होता है और फिर ये दीर्घ कैसे होता है। अगर हम पहले दीर्घ की बात करें, दीर्घ की बात करें तो ये आ प्लस आ बन के दीर्घ आ हो जाता है। ई प्लस ई बन के दीर्घ ई हो जाती है। और उ प्लस उ बन के दीर्घ उ हो जाता है। ठीक दोस्तों, आ प्लस आ देखिए दीर्घ आ हो गया, फिर ई प्लस ई दीर्घ ई हो गया, फिर उ प्लस उ बराबर ये हो गया दीर्घ उ। ठीक। और देखिए संयुक्त कैसे बनता है। संयुक्त की बात करें अगर, देखिए मूल या लघु स्वर तो सेम रहेगा, उसी से बनना है सब। तो यहाँ से हो जाएगा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की बात करें, देखिए ए कैसे बना है, ऐ कैसे बना है, ओ कैसे बना है, औ कैसे बना है, ऐसे हमको देखना है। आ प्लस ई बराबर क्या होगा, ए। देखिए आई ए। ठीक, ए हो गया। फिर यहाँ से आ प्लस ई बराबर ए हो गया। फिर आ प्लस ए, यानी कि आ के साथ इसको जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा ऐ। ठीक, आ ए। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया आ, और ए को आ से जोड़ेंगे तो ऐ बन जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, बचा कौन सा है, ओ। आ प्लस उ बराबर क्या होगा, ओ। ठीक, आ प्लस उ बराबर ओ। और जब आ से आ प्लस ओ को जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, औ। ठीक, अगर यहाँ पे दोनों रख सकते हैं आप, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आ से केवल ई जुड़ेगा तभी ए बनेगा। आ से बड़ी ई यानी कि जो आपका दीर्घ ई होता है वो भी आप जोड़ेंगे तब भी ए बनेगा। और यहाँ से बड़ा आ जोड़ेंगे यानी कि दीर्घ आ जोड़ेंगे तब भी ऐ बनेगा। ऐसा नहीं है केवल इसी से बनेगा, हम केवल एज एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। यहाँ पे आप दीर्घ आ भी लिख सकते हैं, दीर्घ आ प्लस दीर्घ उ तब ओ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी दीर्घ आ लिख सकते हैं, फिर ओ लिख सकते हैं तब भी औ बनेगा। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। हो गया। देखिए आगे है व्यंजन। देखिए व्यंजन की अगर परिभाषा देखें
तो ये जो है देखिए स्वर जो होता था वो स्वतंत्र होता है। स्वर को बोलने में या फिर लिखने में उनको किसी अदर वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतंत्र होते हैं। जबकि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। ठीक, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए अगर इसका एग्जांपल देखिए, जैसे अगर का लिखा गया, ठीक, का, तो इसमें एक, अगर इसमें का लिखा गया है तो इसमें एक स्वर भी है, का हलंत लगेगा, जिसको आप लोग आधा का भी बोल लेते हैं। तो हालांकि इसको आधा का नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हलंत लगाने से यहाँ पे आ निकल जाता है। ठीक, छोटा आ जो जिसको आप कहते हैं उसको लघु आ कहा जाता है, लघु आ निकल जाएगा। देखिए ये स्वर हो गया। ठीक, दोनों मिलकर एक व्यंजन वर्ण का निर्माण किए। का हो गया, अगर का पे आ की मात्रा रहेगा, ठीक, आ की मात्रा रहेगा, तब देखिए क्या होगा, का निकलेगा प्लस दीर्घ आ निकलेगा। ठीक है, का प्लस दीर्घ आ, का पे हलंत लगेगा और का प्लस दीर्घ आ। ठीक, और अगर की रहेगा तो यहाँ से का पे हलंत लगाएंगे प्लस छोटी ई, यानी कि मूल स्वर ई, जिसको कहते हैं मूल स्वर ई। ऐसे ही करके सबको वर्ण वियोजन अभी आपको बताएंगे, वर्ण वियोजन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा यही है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या की अगर बात करें तो वो आपका है 39 व्यंजन है। अब देखिए इसके प्रकार देखते हैं। 39 व्यंजनों को कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है। व्यंजन के प्रकार, ये सब जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं कि कौन से कितने प्रकार के हैं, कौन से कहाँ भी, वो सब क्वेश्चन पूछा गया है। छोटे से छोटे एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में, सभी जगह पे पूछा जाता है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए पूछा जाता है सभी एग्जामों में। इसको डायरेक्ट भी पूछा गया है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ठीक, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो ऐसे व्यंजन में भी पूछा गया है। तो कुल व्यंजन 39 होते हैं। अब देखिए 39 में कौन कौन से होते हैं। एक होता है मूल व्यंजन, मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। फिर होता है संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। फिर होता है उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है। तो देखिए 33 और 33 4, 33 हो गया, 33 4 37, 37 2 39, टोटल कितना हो गया 39 हो गया। ठीक, अब देखिए मूल स्वरों को भी कई प्रकार में बांटा गया है।
इनका देख लीजिए, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको विशेष रूप से याद करिएगा कि व्यंजन अगर पूछा जाए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कुल व्यंजनों की संख्या अगर पूछा जाए तो वो होते हैं 39। अगर कहा जाए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो वो होते हैं 3। ठीक, और तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं, वो मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि मूल व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। मूल व्यंजन देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। मूल में देखिए एक होता है स्पर्शी व्यंजन, मूल व्यंजन में एक होता है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा होता है ऊष्म व्यंजन, तीसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन। ठीक, एक होता है स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। अगर यही पूछा जाए कि मूल व्यंजन कितने प्रकार का होता है तो 3 प्रकार। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार। पहला कौन सा है, स्पर्शी व्यंजन, दूसरा कौन सा है, ऊष्म व्यंजन, तीसरा कौन सा है, अंतःस्थ व्यंजन। अब इनको अगर बांटा जाए तो ये होते कितने कितने हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है 25, ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है 4। तो देखिए टोटल मूल व्यंजन कितने थे, टोटल मूल व्यंजन की संख्या अगर देखा जाए, संख्या टोटल थे 33 और प्रकार थे 3 प्रकार। अब मूल व्यंजन के 3 प्रकार हो गए और टोटल संख्या थी 33। देखिए 25 + 4 + 4 यानी 25, 8, 33। ठीक, थोड़ा सा मैथमेटिकल ऐसे बना लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं कि मूल व्यंजन में कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक, और फिर स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, फिर अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। तो आप अगर कहीं पे कंफ्यूज भी होते होंगे तो अगर टोटल आपको याद रहेगा तो उसमें से घटा लेंगे, जोड़ लेंगे, जो भी करना होगा। ठीक, तो यहाँ से आपका हो जाएगा स्पर्शी व्यंजन 25, ऊष्म व्यंजन 4 और अंतःस्थ व्यंजन 4। अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन, देखिए स्पर्शी व्यंजन क्या क्या होते हैं। यहाँ से का से लेकर यानी का वर्ग, फिर खा वर्ग, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना मिनट, ठीक दोस्तों, देखिए आगे अब पहला प्रकार था स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन इनकी संख्या कितनी थी 25। तो ये 25 कौन कौन से होते हैं, देखिए का वर्ग, का वर्ग की बात करें अगर, का, ख, ग, घ, अंग्या। ठीक, देखिए ये डा के आगे यहाँ पे लगाना है, अगर यहाँ पे लगा देंगे तो ड़ा हो जाएगा। ठीक, इसको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो ये है अंग्या। फिर चा वर्ग, चा, छ, जा,
झ ञ टा वर्ग ट ठ ड ढ ड़ ता वर्ग त थ द ध न पा वर्ग। ठीक दोस्तों, प ह ब भ और म। तो देखिए ये का वर्ग के पांचों अक्षर, पांचों वर्ण, फिर चा वर्ग के पांचों वर्ण, फिर टा वर्ग के पांचों वर्ण, ता वर्ग के पांचों वर्ण, फिर पा वर्ग के पांचों वर्ण। यानी कि इनकी संख्या देखिए कितना हो गया 25। 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 5 25। ठीक, तो यहाँ से टोटल संख्या कितनी हो गई 25 है। ठीक, जो कि स्पर्श व्यंजन ये 25 होते हैं। संख्या में 25, आप 25 को देख सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें 25 कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कौन सा था, अगला था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अगला था अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की बात करें अगर, तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से, या, र, ला, वा। ठीक दोस्तों, तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अर्धस्वर भी बोलते हैं। अर्धस्वर भी बोलते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जानते रहिएगा कि अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर बोलते हैं। अगर कोई इसमें से कोई भी वर्ण दे दिया, कोई वर्ण दे दिया, जैसे रा दे दिया या फिर ला दे दिया, बोलेगा कि निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है, तो उसमें ऑप्शन आप देखेंगे, चारों में से एक ऑप्शन जो रहेगा उसको आप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक, इसे अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं। इसको विशेष रूप से याद करिएगा। ठीक, अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ठीक, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं स, श, सॉरी स, ह। ठीक है, देखिए ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और यहाँ से ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, स, श, क्ष, ह। तो आगे देखते हैं दोस्तों, व्यंजन को आज समाप्त कर लेते हैं। उच्चारण स्थान कल से बताया जाएगा। तो अगला है, देखिए जो व्यंजन था, व्यंजन में पहला था कुल व्यंजन में मूल व्यंजन था। अगला है संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होता है जैसे दो वर्णों के मेल से बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जैसे ये
त्रिंग और ज्ञा और स्रा। ठीक दोस्तों, ये देखिए ये है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? छत्री वाला 6 छ और त्रिंग ज्ञा और स्रा। ठीक, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देखिए बनते कौन कौन से हैं? तो देखिए आधा का जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी का पे हलंत और सा, ये होता है त प्लस र और ज प्लस ञ, सा प्लस रा। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ से छ कैसे बना है? ये छत्री वाला 6 बना है। इसको डायरेक्ट पूछा जाता है, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है कि ये कैसे बनता है। देखिए तो छत्रिंग वाला 6 जो बनता है आधा का, यानी का पे हलंत और सा, फिर उसके बाद इसको सा विशेष ध्यान देना है। ठीक, ये मूर्धन्य सा है, इसको विशेष ध्यान देना है कि कौन सा सा रहेगा। अदर दूसरा कोई सा रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। फिर देखिए त्रा कैसे बनता है, इसको देख लीजिए, ता पे हलंत फिर रा। फिर ज्ञा कैसे बनता है? जा पे हलंत और ञ। स्रा कैसे बनता है? सा और रा। ठीक, ये सा विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्या बचता है? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन की बात करें तो उच्छिप्त व्यंजन में 2 होते हैं। इनके बारे में विशेष कुछ नहीं जानना है, इनको ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना है। ड़ा और ढ़ा। जैसे इसका यूज देखिए, जैसे जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। ठीक, जाना पड़ता है, तो देखिए यहाँ पे ड़ा लग रहा है और यहाँ पे देखिए ढ़ा। ढ़ा कहाँ पे लगता है? जैसे पढ़ना। ठीक, पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो ये आपका हो गया उच्छिप्त व्यंजन। यानी कि व्यंजन टोटल आपका होते हैं 39। 39 में 33 आपके होते हैं मूल व्यंजन। 33 मूल व्यंजन में आपको बताया गया कौन कौन से अलग अलग कैसे कौन कौन से होते हैं। ठीक दोस्तों, और अदर दोनों प्रकार जो होते हैं मूल व्यंजन के अलावा संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। वो चारों कौन कौन से होते हैं? छत्री वाला 6 और त्रा, ज्ञा और स्रा। ये कैसे बनते हैं, इनका योग इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। फिर उच्छिप्त व्यंजन ड़ा और ढ़ा होता है। ठीक, और इनका एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसे कहाँ पे यूज होता है। इनको आप देखेंगे तो ये मूल वर्णमाला में नहीं मिलेंगे आपको। ये दोनों वर्ण जो है मूल वर्णमाला में नहीं मिलते हैं, लेकिन इनको व्यंजन माना जाता है, व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल आपको बताया जाएगा कि इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। इनका उच्चारण स्थान इसका स्वर का और फिर व्यंजन का उच्चारण स्थान अलग अलग बताया जाएगा। और कल से आपकी लाइव क्लास रहेगी सुबह में, मॉर्निंग में 7 AM। ठीक, 7 AM पर लाइव क्लास रहेगी आपकी। ठीक, धन्यवाद। और अगर आपकी कोई भी दिक्कत हो, अगर यहाँ पे कुछ समझने में या फिर कोई भी दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में हो, तो वहाँ से आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।